सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मिठाई वाला जो है वो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार एकदम से अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ जो है अपने अपने छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए बच्चों का झुंड उसे आकर घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ठीक है। अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यान मतलब गली के अंदर जो छोटे छोटे बागीचे थे, उसमें खेलने वाले बच्चे जो थे, इस खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर तुरंत उसके पीछे दौड़ जाते थे और एक बच्चों का झुंड जो है वो खिलौने वाले को घेर लेता था और खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी खिलौने की पेटी खोल देता और सभी बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने दे देता था। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आते हैं। वे 2 बच्चे थे। उनके राय बहादुर के कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा चुंदल है। दोनों बच्चे आपस में इसी तरह से बातें करते हुए अपने अपने खिलौने लेकर पूरे घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी जो थी वो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल नहीं रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू कहता है कि 2 पैसे में। रोहिणी अब सोचने लगती है कि खिलौने वाला इतने सस्ते दामों पर खिलौने कैसे दे जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपने काम में लग जाती है। फिर इस बारे में उसे सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और मुरलियाँ कितने में देता है? तो सिर्फ 2-2 पैसे में। एक व्यक्ति कहता है कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि वह देखने में तो 30-32 साल का एक युवक है, दुबला पतला सा, गोरा सा। ठीक है। और सिर पर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा मतलब पगड़ी। तो कुछ लोग कहते हैं, कहीं ये वही तो नहीं जो कुछ दिन पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इसी तरह की चर्चा पूरे नगर भर में होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है। उसकी आवाज़ को सुन करके उसको खिलौने वाले की याद आ जाती है, क्योंकि उसी तरह से वो खिलौने वाला भी गा गा कर अपने खिलौनों को बेचा करता था। अब वह मन ही मन सोचती है कि ये खिलौने वाला भी तो इसी तरह से गा गा कर अपने खिलौने बेचा करता था। ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अंदर जाती है और अपने पति विजय बाबू के पास जाकर कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। ठीक है। क्या पता या फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। अपने बच्चों के बारे में कहती है कि लगता है कि चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो उसी तरह से समाचार पत्र को लिए हुए दरवाजे पर जाते हैं और मुरली वाले से कहते हैं, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उस समय मुरली वाला जो था बच्चों के बीच घिरा हुआ बच्चों को मुरलियाँ बेच दे रहा था। ठीक है। मुरली वाला हर्ष एकदम प्रसन्न गदगद हो उठता था जब उसको
बच्चों का झुंड घेर लेता था और बड़ी खुशी से सभी बच्चों को कहता कि सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, और मेरे पास अभी कितनी मुरलियां हैं, तो पूरी की पूरी 57। उसके बाद विजय बाबू से पूछता है कि हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था, कितने में दी? तो वह जवाब देता है कि दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान का बोझ लाद रहा है। फिर कहते हैं कि तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में ही, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, कहता है आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, होता है, मतलब उनकी आदत होती है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर अपनी चीज़ों को क्यों न बेचे। ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। उसके बाद विजय बाबू यह कहकर चल देते हैं कि अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर चले जाते हैं। उसके बाद मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचते रहता है। उसके बाद करीब 8 मास बीत जाते हैं। ठीक है, 8 मास बीतने के बाद रोहिणी जो है वो अपने मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। ठीक है, अजानुलंबित मतलब होता है घुटने से भी लंबे बाल। इसी समय नीचे की गली में उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, अब मिठाई वाले का स्वर उसके लिए एकदम परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर कर आती है। उस समय उसके पति जो है वो मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर कहती है, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ठीक है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हट कर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूँगी। वो दादी से कहती है कि दादी तुम मिठाई वाले को बुलाओ, क्योंकि मुझे चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तुम उसको जरा उसको ठहराओ, मैं उधर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। अपने मिठाइयों की विशेषता बताता है कि मिठाइयाँ जो है नए तरह की हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, और इसकी एक खासियत है कि ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। वो कहता है कि ये गोलियां जो है मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी कहती है कि 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। वो कहता है कि मैं 16 से अधिक नहीं दे सकूँगा 1 पैसे में मिठाई। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोलती है, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, 20 ही दे दो। दादी कहती है कि 25 नहीं तो कम से कम 20 तो दो, अब मुझे ज़्यादा मोल भाव करने नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ती है। पोपले मुंह मतलब कि जिसके मुंह में दांत नहीं होता है उसको कहते हैं पोपले मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी पहले आए थे या पहली बार आए हो? पूछने के बाद वो कहता है कि नहीं, पहली बार नहीं,
और भी कई बार आ चुका हूँ। अब रोहिणी कहती है कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़। मिठाई वाला हर संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर कहता है कि इससे पहले वह मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। अब रोहिणी का जो अनुमान था, रोहिणी के मन में जो शंका थी वो दूर हो गई। अब उसे समझ में आ गया था कि ये खिलौने वाला, मिठाई वाला और मुरली वाला तीनों एक ही व्यक्ति है। अब वो पूछती है कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब मिठाई वाला कहता है कि उन बातों की चर्चा क्या करूं, उन बातों को सुन करके आपको क्या होगा, दुख होगा। अब रोहिणी के मन में और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी उस मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए। उसके बाद फिर बहुत पूछने के बाद एकदम गंभीर होकर मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। ठीक है, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। लेकिन समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो अपने बच्चों की खोज में आता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे कहीं इन्हीं बच्चों में खेल रहे होंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। मतलब वो कहता है कि मैं इन बच्चों के बीच इन खिलौने और मुरलियों को बेचने के लिए आता हूँ तो अपने मन को सुख देने के लिए, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए आता हूँ, और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है इन बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देकर। इसी बीच चुन्नू मुन्नू जो है वहाँ आ जाते हैं। मिठाई वाले की आंखों में आंसू भर जाते हैं। इन बातों को कहते कहते रोहिणी की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। तभी वहाँ चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर कहते हैं, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। चुन्नू मुन्नू आकर जब अपनी माँ से मिठाइयाँ मांगते हैं तो मिठाई वाला उन्हें तुरंत अपने पास बुला करके 2 पुड़ियाँ मिठाई की निकाल कर दे देता है। रोहिणी भीतर से पैसे उसे देती है, लेकिन मिठाई वाला कहता है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोलती, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, इस तरह से मिठाई वाला अपने मिठाई को बेचते हुए वहाँ से चला जाता है बिना पैसे लिए ही। वह इस बार मिठाई के पैसे नहीं लेता है, क्योंकि उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपका यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो भी आपको वर्क दिए जा रहे हैं उसको आप पूरा करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।